Hello everyone, we are going to start part 2 of our class 9th NCERT History Chapter 1 The French Revolution, The Outbreak of the Revolution। तो देखो अब हम जान चुके हैं कि लुई 16 के पास रीजंस थे, उसको टैक्स इंक्रीज करना था इसके। तो अब वो लुई 16 कैसे करेगा? जब फ्रांस का ओल्ड रेजिम का टाइम था ना, तो मोनार्क के पास ये पावर्स नहीं होती थी कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली बस टैक्स बढ़ा दे। तो उसको ना एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट्स जनरल की, जो कि किंग के प्रपोजल्स होते थे ना न्यू टैक्स को लेकर, उसको पास करती थी। तो स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीन स्टेट्स ना अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। तो देखो मोनार्क जो है ना, वो डिसाइड कर सकता है कि ये जो स्टेट्स जनरल है इसकी मीटिंग कब बुलानी है। और लास्ट टाइम इसकी मीटिंग हुई थी 1614 में। तो देखो 5 में 1789 में लुई 16 ना एक असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल बुलाता है, ताकि जो उसके नए प्रपोजल्स है ना टैक्सेस को लेकर उसको पास कर सके। तो ये मीटिंग काफी सुंदर हॉल जो कि वर्साइलेस में था उसमें होती है। तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट्स थे ना, नोबिलिटी और क्लर्जी, उन्होंने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे। और ये सब बैठे थे आमने सामने एक रूम में। लेकिन जो थर्ड स्टेट थी ना, उसके जो 600 मेंबर्स थे उनको पीछे खड़ा होना पड़ा था। तो थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर्स थे ना, वो कौन थे? थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसी स्टेट के प्रॉस्परस और थोड़े एजुकेटेड मेंबर्स। पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन्स जो थे ना, उनको असेंबली में एंट्री डिनाइड थी, उनको अलाउड नहीं था। तो लेकिन अलाउड तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनके भी तो दुख थे और डिमांड्स थी। तो उन सभी को 40,000 लेटर्स कुछ थे, तो वो उसके ना रिप्रेजेंटेटिव साथ में लेके आए थे। तो स्टेट्स जनरल में देखो वोटिंग कैसे होती थी कि हर एक स्टेट का एक वोट होता था। मतलब 3 स्टेट है तो 3 वोट हो गए। तो इस टाइम ना लुईस 16 यही करना चाहते थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे ना, उन्होंने डिमांड किया कि इस बार क्या करो, एक ना पूरी असेंबली के वोट्स रखो आप, मतलब हर एक मेंबर का एक वोट कर दो आप। मतलब नोबिलिटी क्लर्जी के 300 वोट्स और थर्ड स्टेट के 600 वोट्स। तो कुल इस तरह से 1200 वोट्स हो गए। तो इस बार ये रिक्वेस्ट कर दी थर्ड स्टेट ने। तो ये जो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था ना, इसको फिलोसोफर रोजियो ने अपनी बुक द सोशल कंट्रैक्ट में बताया हुआ है। तो देखो किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो एक प्रोटेस्ट की तरह ना जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो असेंबली से बाहर ही चले गए। और रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे ना थर्ड स्टेट के, उन्होंने एक तरह से पूरे फ्रेंच नेशन के स्पोक्स पर्सन की तरह खुद को देखा, स्पोक्समैन की तरह। तो 20 जून को ना वो एक हॉल में इकट्ठा हुए। एक इंडोर टेनिस कोर्ट था ना जो कि वर्साइलेस के ग्राउंड में था, उसके हॉल में इकट्ठा हुए। और उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली की तरह घोषित कर दिया, और उन्होंने कसम खा ली कि वो तब तक नहीं जाने वाले जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते फ्रांस के लिए, जो कि मोनार्क है ना फ्रांस का, लुईस 16, उसकी पावर्स को लिमिट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको देखो लीड कौन कर रहे थे? इनको लीड कर रहे थे ये दो इंपॉर्टेंट लोग, मिराब्यू और एबेसियस। नाम याद कर लेना। मिराबियो एक नोबल फैमिली में जन्मे थे, लेकिन इनको फील हो रहा था कि ये फ्यूडल प्रिविलेज जो चलती है ना सोसाइटी में, इसको दूर करने की जरूरत है। तो देखो उन्होंने एक जर्नल खरीदी, और फिर देखो उन्होंने काफी पावरफुल स्पीचेस दी। जो ये क्राउड असेंबल था ना वर्सेलेस में, उनको बहुत मतलब अच्छे अच्छे स्पीचेस से मोटिवेट किया इन्होंने। देखो ये पेंटिंग है द टेनिस कोर्ट ओर्थ। इसको देखो, ये एक प्रिपरेटरी स्केच है जो कि जैकस लुइस डेविड ने बनाया, और इस पेंटिंग को ना नेशनल असेंबली में लटकाना था। एबेसियस, एबेसियस एक प्रीस्ट थे। ओरिजिनली एबेसियस एक प्रीस्ट थे, और उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट लिखा था। तो देखो नेशनल असेंबली देखो बिजी थी वर्सलेज में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, लेकिन रेस्ट ऑफ जो फ्रांस था ना, जो बचा हुआ फ्रांस था, उसमें भी काफी चिंताजनक माहौल था। एक देखो काफी अब ठंड आने वाली थी, तो इसका मतलब अब बेकार हार्वेस्ट होएगी बहुत ज्यादा, तो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो बेकर्स ना, जो बेकर्स होते थे वो इस सिचुएशन का फायदा उठाते थे और सब कुछ इकट्ठा कर लेते थे। और फिर देखो जब लोग ना काफी लंबे लंबे घंटे बेकरी की लाइनों में ही लगे रहते थे ना, तो जो क्राउड था ना एंग्री वुमेन का, वो शॉप में घुस गए। उन्होंने अटैक कर दिया एक तरह से शॉप्स पर, और सेम टाइम पर किंग ने ऑर्डर कर दिया कि ट्रूप्स सारे पेरिस में आ जाए। तो 14 जुलाई को ना ये सब लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये क्राउड इतना नाराज था, और उन्होंने बेस्टील को डिस्ट्रॉय कर दिया। बेस्टील हम पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में ही वो प्रिजन थी। तो देखो कंट्री साइड में ऐसी रूमर्स आ गई विलेज टू विलेज की जो लॉर्ड्स ऑफ द मैनर है ना, मैनर एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक पॉश एरिया टाइप की जगह हो गई, जहाँ पर काफी लॉर्ड लोग होते हैं ना, उनके लैंड और मेंशन वगैरह है। तो जो मैनर के लॉर्ड्स वगैरह है ना, उन्होंने ब्रिगेंड्स हायर करे, मतलब एक तरह से सेना हायर कर ली उन्होंने। तो उनका काम था कि ये जो पकी हुई क्रॉप्स है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर दो। तो देखो इस बात से डर फैल गया।
तो जो पीजेंट्स थे ना उन्होंने कई तरह से सीज कर लिया इन होज को और पिच फॉक्स को, और फिर उन्होंने चैट्यूक्स को अटैक कर दिया। चैट्यूज मतलब जहाँ पर किंग रहता है ना उस तरह का पैलेस हो गया। तो इसको उन्होंने अटैक कर दिया था ना, तो ये सब होने लगा। तो उन्होंने जो इकट्ठा किया हुआ वो था ना, अनाज था, उसको लूट कर लिया। और फिर जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें ड्यूज थे ना, कर्जे, उन सब का रिकॉर्ड था, उन सबको उन्होंने जला दिया। तो ऐसा करने से देखो काफी जो नोबल्स थे ना वो अपने घर से दूर हो गए, घरों से चले गए और जो नेबरिंग कंट्रीज थे उसमें माइग्रेट कर गए। तो ये जो पावर थी ना, रिवोल्ट रिवोल्ट जो हो रही थी, इसमें काफी पावरफुल रिवोल्ट थी ये। तो लुईस 16 ने फाइनली देखो नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया, और ये प्रिंसिपल्स जो कि जो कहते थे ना कि उसकी पावर्स को थोड़ा लिमिट किया जाए, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन का चेक होएगा, कॉन्स्टिट्यूशन उसको देखेगा सही है बात नहीं है, उसको स्वीकार कर लिया लुईस 16 ने। तो जो 4 अगस्त 1789, इसकी रात को क्या हुआ, असेंबली ने ना एक इस तरह का लॉ पास कर दिया कि फ्यूडल सिस्टम जो टैक्सेस और ऑब्लिगेशंस का है ना जिद्दी का, उसको हटा दो। तो जो क्लर्जी के मेंबर्स थे उनको भी अपनी प्रिविलेजेस छोड़नी पड़ गई। जो टेथिस टैक्स हम पढ़ के आए उसको भी अबॉलिश कर दिया गया, और चर्च के पास जितना लैंड था उसको भी कब्जा लिया गया, मतलब चर्च से लैंड ले लिया गया। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के जो लगभग 2 बिलियन लीवर्स के एसेट थे ना, कम से कम, वो सब एक्वायर कर लिए गए। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो देखो जैसा हमने पढ़ा कि नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया 1791 में। तो उसके मेन ऑब्जेक्ट क्या थे, उसका मेन ऑब्जेक्ट तो यही था कि जो मोनार्क है ना उसकी पावर्स को लिमिट करना है। तो ये पावर्स देखो, कुछ सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए सारी पावर ऐसा नहीं था, उसको ना अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो थे उनमें बांट दिया गया। वो थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। तो ये देखो नया जो सिस्टम किस तरह से चलता है वो इस फिगर में बताया हुआ है। देखो सबसे पहले जो सिटीजन्स होते हैं वो दो तरह से डिवाइडेड है फ्रांस में अब, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स वो है जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है। तो इसमें लगभग 3 मिलियन मैन, वेमेन और चिल्ड्रन और यूथ आ जाते हैं जो कि 25 से उम्र की कम की उम्र का है। अब देखो ये तो हो गए पैसिव सिटीजन्स, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। अब एक्टिव सिटीजन्स, इनके पास वोटिंग राइट है। तो ये लगभग 28 मिलियन की पॉपुलेशन है फ्रांस की, तो उसके सिर्फ 4 मिलियन है, मतलब 4 मिलियन सिटीजन है वो एक्टिव सिटीजन, अब ये वोट कर सकते हैं। अब देखो एक्टिव सिटीजन वोट करके डायरेक्टली जज चुन सकते हैं जुडिशरी में। अब लेजिस्लेचर और असेंबली देख लो। अब देखो इनएक्टिव सिटीजन्स में से वोट करते हैं और फिर इलेक्टर्स चूज होते हैं, ये 50,000 मैन होते हैं। अब ये 50,000 मैन वोट करके चूज करते हैं नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली जो है वो किंग और मिनिस्टर को कंट्रोल करती है, और किंग के पास भी वीटो पावर है जो कि नेशनल असेंबली पे वो लगा सकता है। वीटो पावर आप आगे देखोगे, वैसे एक बेसिक सा बता देता हूँ आपको। वीटो पावर क्या होता है, सपोज एक डिसीजन नेशनल असेंबली ने लिया, अब वो सही नहीं है तो किंग इस पे वीटो लगा सकता है, मतलब किंग इसको रद्द कर सकता है। अब देखो ये जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, तो इससे क्या था कि लॉस बनाने की पावर नेशनल असेंबली पे आ गई, और नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्ट ही किया जाता था। सिटीजन एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए वोट करते थे और फिर वो लोग असेंबली चुनते थे। लेकिन देखो सभी सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट नहीं था। ओनली मैन जो कि 25 से ज्यादा की उम्र के हो, और वो साथ ही साथ एक लेबर होता है ना, उस लेबर की 3 दिन की वेज के अकॉर्ड के इक्वल या ज्यादा टैक्स पे कर देते हो ना, उनको कहते थे एक्टिव सिटीजन्स, और उनके पास वोटिंग राइट था। और जो बचे हुए मैन और वुमेन थे ना उनको कहते थे पैसिव सिटीजन्स, इनके पास वोटिंग राइट नहीं था। एक इलेक्टर की तरह क्वालिफाई करने के लिए और फिर उसके बाद असेंबली का मेंबर बनने के लिए ना, एक मैन को जो हाईएस्ट ब्रैकेट होता है ना टैक्स पेयर का, कि जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करते हैं, उसका मेंबर होना पड़ेगा। मतलब एक तरह से वेल्दी जो था ना वो मेंबर बन सकता था। अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है कि राइट्स क्या है मैन और सिटीजन के। राइट्स जैसे हो गए राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सब एक तरह से नेचुरल और इनएलियनेबल राइट्स की तरह से स्टेब्लिश किए गए, मतलब एकदम स्वाभाविक राइट्स है ये, इनको छीनना सही नहीं है। मतलब ये राइट्स हर एक ह्यूमन बीइंग के पास बाय बर्थ होते हैं और इनको कोई ले नहीं सकता। तो ये स्टेट है ना फ्रांस, उस स्टेट की ड्यूटी है कि हर एक सिटीजन के नेचुरल राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे।
जो रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मैरेट थे ना, इन्होंने कमेंट किया अपने न्यूज़पेपर लामी द पीपल में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया उसके ऊपर कि देखो जो टास्क है ना रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों को रिप्रेजेंट करने का टास्क है वो रिच को मिल चुका है। तो जो काफी पुअर और ओप्रेस्ड है ना, उनको कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलने वाली। तो हमारे पास पूरा का पूरा प्रूफ आ चुका है कि किस तरह से वेल्दी है ना, वो लॉ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी हम पढ़ चुके हैं। तो देखो लॉज जो है वो तब तक ही चलेंगे जब तक लोग उनको मानेंगे। तो जब देखो ये जो अरिस्टोक्रेट्स की जो मोनोपोली चल रही है ना, जब इसको लोग हटा देंगे तो वो सेम काम करेंगे जो ओनर्स ऑफ वेल्थ है उनके साथ भी। ऐसा लिखते हैं ये जीन पॉल मैरेट अपने न्यूज़पेपर में। अब देखो ये पढ़ लेते हैं हम। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो देखो पहला डिक्लेरेशन, पहला क्या है कि जो मैन है ना, मैन जो कि पैदा हुआ है और वो फ्री रहेगा और इक्वल रहेगा राइट्स में। हर एक पॉलिटिकल एसोसिएशन का एम क्या है, वो है कि नेचुरल और एलियनेबल राइट्स है ना मैन के, उसको प्रिजर्व करना है। ये राइट्स क्या है, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। अब देखो जितनी भी सॉवरेनिटी है ना वो उसकी सारी सोर्स नेशन में है। मतलब सॉवरेनिटी का मतलब क्या हो जाता है, जैसे इंडिया एक सोवरेन नेशन है, किसी दूसरे देश को हमारे मुद्दों में दखल देने का कोई राइट नहीं है। तो इसी तरह से सोवरेनिटी जो है ना वो एक नेशन में रहती है। कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल जो है वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है, अगर वो अथॉरिटी लोगों से आ रही है तो मतलब जो लोग चाहेंगे वो होगा। लिबर्टी, लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी में वो पावर्स आ जाती है कि ऐसा कर सकते हो आप जो कि दूसरों को इंजूरियस ना हो। लॉ में देखो, लॉ लॉ जो है ना, लॉ के पास ऐसा अधिकार है कि वो जो एक्शंस सोसाइटी को इंजूरियस है ना उनको फॉरबिड कर सकता है। मतलब देखो लॉ क्या है, जो लोगों की इच्छा है उसका एक्सप्रेशन है। जितने भी सिटीजन्स है ना उनके पास अधिकार है कि लॉ की पूरी इंफॉर्मेशन उनको हो, पर्सनली या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। जितने भी सिटीजन्स है ना वो लॉ के अकॉर्डिंगली इक्वल है। देखो कोई भी व्यक्ति है, उसको अक्यूज मतलब उस पर दोष नहीं लगा सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते। सिर्फ उन केसेस में कर सकते हैं जो कि लॉ लॉ डिटरमाइन करता है। देखो हर सिटीजन बोल सकता है, लिख सकता है, प्रिंट कर सकता है फ्रीली, लेकिन देखो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस तरह से कि किसी भी लिबर्टी का जो लॉ में डिटरमाइंड है ना उसका अब्यूज नहीं हो रहा। देखो पब्लिक फोर्स की मेंटेनेंस के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस के लिए ना एक कॉमन टैक्स जो है वो ले सकते हैं, लेकिन वो हर एक सिटीजन्स पर जो भी उनका पोर्शन बनता है ना उसके अकॉर्डिंग लेना है। देखो क्योंकि प्रॉपर्टी सबके पास होनी चाहिए और एक इनवायलेबल राइट है। तो किसी के पास कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, जब तक एक लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी की जरूरत ना हो। जैसे कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कुछ बनाना है किसी की प्रॉपर्टी पे, अगर ऐसा कुछ होता है ना तो उसको एक सही कॉम्पनसेशन एडवांस में ही दी जानी चाहिए। अब देखो अब हम पॉलिटिकल सिंबल्स को पढ़ते हैं। तो देखो जो 18 सेंचुरी में मेजोरिटी थी ना मैन और वुमेन की, वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। तो इसीलिए इमेजेस का यूज किया जाता था ताकि वो इंपॉर्टेंट आइडियाज को कम्युनिकेट कर सके। देखो ये जो पेंटिंग है ला बारबीर की फिगर 8 में, इसमें काफी सिंबल्स जो है ना वो दिखाए हुए हैं जो कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट के बारे में समझाते हैं। अब इन सिंबल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो पहला सिंबल है ब्रोकन चेन का। चेन्स क्यों यूज की जाती है, कोई स्लेव हो उसको जकड़ने के लिए चेन्स यूज की जाती है। तो एक ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट करती है कि अब हम फ्री हो चुके हैं, ये एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो द बंडल ऑफ रोड्स एंड फेसेस। अगर देखो एक रोड होगी तो उसको इजीली तोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक पूरा बंडल इजीली नहीं टूटेगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रेंथ जो है ना वो यूनिटी में लाई करती है। आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। तो देखो एक ऑल सीइंग आई है, इसका ये ना नॉलेज के लिए होती है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये देखो जो रेज ऑफ सन है ना वो इग्नोरेंस अज्ञान के बादल जो है उसको हटा देंगी, ऐसा रिप्रेजेंट करती है। स्केप्टर ये रॉयल पावर का सिंबल है। अब एक स्नेक है जो अपनी टेल को ही बाइट कर रहा है, एक रिंग बना रहा है इस तरह से जैसे इस फिगर में दिखाई हुई है। ये एक तरह से अनंत काल का सिंबल है। मतलब एक जैसे एक रिंग का कोई एंड नहीं होता, कोई बिगिनिंग नहीं होती, तो ये जो फिगर है ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो एक रेड फ्रिगियन कैप। ये कैप है ना, ये कैप एक स्लेव तब पहनता है जब वो फ्री हो जाता है। ब्लू व्हाइट रेड, ये फ्रांस के नेशनल कलर्स है। ब्लू व्हाइट रेड जो है वो फ्रांस के नेशनल कलर्स है। अब देखो ये एक विंग्ड वुमेन है। विंग्ड वुमेन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लॉ की एक तरह से पर्सोनिफिकेशन है, मतलब अवतार टाइप है। अब लॉ टैबलेट, लॉ जो है ना वो सबके लिए सेम है और सभी इसके सामने बिल्कुल इक्वल है। तो इसी के साथ ये वीडियो अभी खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम पार्ट 3 में करेंगे। थैंक यू।